ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था इनर्शिया के बारे में हमने पढ़ा था। गैलीलियो साहब का नियम जो था इनर्शिया का, वो ये बताता है कि जो इनर्शिया होती है वो किसी ऑब्जेक्ट में उसके मास के कारण कंडेंस होती है। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होता है। इट मीन्स दैट कि वो एक्सटर्नल फोर्सेस का अपोज उतना ही अधिक करती है। तो इनर्शिया क्या था कि इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है जिसके थ्रू अपने स्टेट में चेंज का अपोज करती है। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन साहब ने क्या किया कि ये देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो ऑब्जेक्ट के बीच कई तरह की सिचुएशन आ रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पोजीशन में है, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए, ये मोशन में चली गई। अनदर कोई फोर्स लगा करके अगर इसे हम पुनः स्टॉप करें तो फिर से ये रेस्ट में आएगी। इट मीन्स दैट कि ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन, मोशन टू रेस्ट या मोशन टू रेस्ट, रेस्ट टू मोशन, इस एक कंप्लीट साइकिल में जो ऑब्जेक्ट के रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट जाने में जो फोर्स के नियम कार्य करते हैं उनको डिफाइन करने के लिए न्यूटन साहब ने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन दिया, या लॉ ऑफ मोशन दिया। और इसमें उन्होंने इसको कम्प्लीमेंट करने के लिए गैलीलियो का जो इनर्शिया लॉ था उसे कुछ परिवर्तन करते हुए फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के रूप में डिफाइन किया और ये बताया, जिसे लिखा गया है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और स्टेट दैट, इसी को हम कहते हैं इनर्शियल लॉ। इनर्शियल लॉ भी हम कहते हैं इसको। तो इनर्शियल लॉ क्या होता है आप देखिए, इनर्शियल लॉ या इसी को कहेंगे हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके हिसाब से न्यूटन साहब ये बताते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में हो तो वो रेस्ट में बनी रहना चाहती है। यदि वो ऑब्जेक्ट मोशन पोजीशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसके पोजीशन में चेंजेस ना कर दिया जाए। इट मीन्स दैट कि आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन every body wants to become in rest position, or if a body in the rest position the body wants to be in rest position, and if the body in motion position the body also want to be in motion position until we apply to external force to change their state of body। यानी कि वो बॉडी तब तक अपनी उसी स्टेट पोजीशन में बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसके पोजीशन को चेंज ना किया जाए। इसे कहते हैं हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इसको ही हम इनर्शिया लॉ भी कहते हैं। और इसके हिसाब से कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसके कंडीशन में चेंजेस ना कर दिया जाए। इसमें आप देख सकते हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे चलती हुई कोई गाड़ी है, अगर उसको हम सामने से रोकने की कोशिश करते हैं तो हमें पुश करके पीछे ला देती है। इट मीन्स दैट कि वो मोशन में बनी रहना चाहती है, अपने मोशन पोजीशन को बनाए रखना चाहती है और वो हमारे रोकने का अपोज करती है। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने का प्रयास करती है। यहाँ पे हम बात करेंगे तो इनर्शिया लिखा है, द इनर्शिया नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। यानी अपने पोजीशन में बने रहना। और पोजीशन दो तरह की होती है ऑब्जेक्ट की, एक होती है रेस्ट पोजीशन और दूसरी होती है मोशन पोजीशन। तो या तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में बनी रहना चाहती है और रेस्ट में है तो रेस्ट में बनी रहना चाहती है। तो ऑब्जेक्ट का अपने इनिशियल स्टेट में बने रहने की जो टेंडेंसी है
वो इनर्शिया कहलाती है। इनर्शिया को न्यूटन साहब ने 3 तरह से डिफाइन किया कि कोई ऑब्जेक्ट अपने सिचुएशन में जो चेंजेज है, अपने पोजीशन में जो चेंजेज है, उसका अपोज 3 प्रकार से कर सकती है। पहला होता है इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आप कह सकते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट मीन्स दैट गिवन ऑब्जेक्ट अपोजेस देयर रेस्ट पोजीशन, दैट टाइप ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट पोजीशन में चेंजेस का अपोज करती है तो ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया होता है उसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल की तरह अगर हम किसी बस के सीट पे बैठे हैं, बस रुकी हुई हो, अगर अचानक बस मूव कर जाती है तो बस के सीट के साथ जो हमारे शरीर का निचला हिस्सा है वो बस के साथ मोशन में चला जाता है, जबकि शरीर का ऊपरी भाग अभी भी रेस्ट पोजीशन में बने रहना चाहता है और वो पीछे की ओर झुक जाता है। इट मीन्स दैट कि आवर बॉडी अपोजेस द चेंज ऑफ स्टेट, दिस टाइप ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा, जैसे मान लीजिए किसी पेड़ पे अगर कोई फल लगा हुआ है, ये मान लीजिए यहाँ पे कोई आम का फल लगा हुआ है, अगर ये इसकी डाली है, यहाँ से पकड़कर अगर इसको आप हिलाते हैं तो ये डाली मूव करती है अप एंड डाउन। वृक्ष की डाली अप एंड डाउन मूव करती है, जिसके कारण जब ये डंठल उसका अप एंड डाउन मूव करता है तो ये जो आपका फ्रूट है ये रेस्ट में ही रहना चाहता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ये रेस्ट में रहना चाहता है, लेकिन ये जब डाली मोशन में आ जाती है तो इसके मोशन का ये अपोज करता है और इसे टूट के अलग हो जाता है और नीचे गिर जाता है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अनदर इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अपोजेस देयर मोशन पोजीशन, दैट टाइप ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन में चेंजेस का अपोज करती है तो उसका इनर्शिया ऑफ जो होती है वो इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाती है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि आप किसी चलती हुई बस में बैठे हैं, अगर बस का चालक अचानक ब्रेक लेता है, सडन ब्रेक जब लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। आगे की ओर झुक जाते हैं, इसका रीज़न होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि बस जब चल रही होती है तो बस के साथ आपकी बॉडी का निचला हिस्सा जो सीट से लगा हुआ है वो ऑलरेडी मोशन पोजीशन में होता है, पूरी बॉडी मोशन में बस के साथ साथ होती है। जब एकाएक ब्रेक लेती है तो बस रुकती है, और बस के रुकने से जो आपके शरीर का बॉडी का हिस्सा बस के अटैचमेंट में होता है वो एकाएक रेस्ट में आ जाता है, जबकि शरीर का ऊपरी हिस्सा अभी भी मोशन में बना रहना चाहता है। इस कारण जब निचला भाग रुकता है और अगला आगे की ओर झुक जाता है। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट जब अपने डायरेक्शन में चेंजेस का अपोज करें तो दिस टाइप ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे हम साइकिल चलाते हुए कोई बच्चा जब किसी टर्निंग पॉइंट पे मुड़ने की कोशिश करता है तो साइकिल के साथ साथ वो अपने बॉडी लैंग्वेज को भी मोड़ता है। या अगर कोई, जैसे मान लीजिए इस तरह से टर्निंग है, यहाँ से कोई आप किसी बस में बैठे हुए हैं या ऐसे टर्न कर रही है, अगर चालक तेज़ी से टर्न करता है तो आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में बस के साथ मूव कर रही है। इस मूवमेंट में जब इस तरफ एकाएक टर्न कर जाता है तो जैसे इस तरफ टर्न होता है बस के साथ साथ आपका निचला हिस्सा तो राइट टर्न ले लेता है, लेकिन अभी बॉडी का ऊपरी हिस्सा अभी स्ट्रेट लाइन में मोशन के चक्कर में होता है और इस कंडीशन में व्यक्ति बाहर की ओर मूव कर जाता है, यानी कि टर्निंग के अपोजिट डायरेक्शन में झुक जाता है। और तो ये जो अपोज है वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहलाता है। इस टाइप का डायरेक्शन जो है, जो इनर्शिया है वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहलाता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए कि कोई बल्लेबाज जब हिट करता है
तो जो फील्डर जैसे ही उस बॉल को कैच करने की कोशिश करता है, कैच करके बॉल की दिशा में अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। पीछे की ओर इसलिए खींचता है ताकि जो बॉल के मूवमेंट का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में कुछ समय तक कंटिन्यूस बॉल बनी रहे, इसलिए वो अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है ताकि उसका डायरेक्शन का एकाएक अपोज ना हो। इस वजह से बॉल की रफ्तार धीरे धीरे कम होती है और हाथों को चोट कम आती है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द inertia law या law of inertia. Here next here we discuss momentum of a body. What is momentum? जब बात मोमेंटम की होती है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है अगर हम बात करें उसके मोमेंटम की, तो जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, अगर वो एक फिक्स डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो मोमेंटम इज डिफाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, तो m इंटू v। आप लिख सकते हैं मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, mass into velocity, and it is denoted by p equal to mv, where m is the mass of body and v is the velocity of body. Since mass is the absolute quantity and velocity is a vector quantity, so the scalar and velocity product is also known as the vector. We can say that p is a vector. It means that momentum of body is a vector quantity and denoted by p, and direction of momentum is also direction of velocity of body. P equal to mv. P equal to mv is known as the momentum. यूनिट की बात करें हम, तो यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट ऑफ p इक्वल टू यूनिट ऑफ m इंटू यूनिट ऑफ v. तो यूनिट ऑफ m SI यूनिट kg एंड वेलोसिटी का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड. आप कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ मोमेंटम इक्वल टू kg इंटू मीटर पर सेकेंड. ये होता है मोमेंटम की यूनिट. अब मोमेंटम जो क्वांटिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी है. जब हम नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं मोमेंटम के, तो वहाँ पे मोमेंटम चेंज की बात कर ले पहले हम. तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और वो इनिशियली u वेलोसिटी से मूव कर रही है, और आफ्टर सम टाइम द बॉडी अचीव द वेलोसिटी मान लीजिए कोई बॉडी ये है जो पॉइंट ए पर है, u वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करती है, और t समय बाद अगर इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, तो t समय बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, तो जो इसकी वेलोसिटी में चेंजेस है वो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी और माइनस इनिशियल वेलोसिटी v माइनस u. v माइनस u इज चेंज इन वेलोसिटी. तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा आपका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इट मीन्स दैट m इंटू v और माइनस m इंटू u. m इंटू v इंटू m इंटू u, आप इसको कह सकते हैं p2 माइनस p1.
चेंज इन मोमेंटम, डेल पी इक्वल टू पी टू माइनस पी वन, और डेल पी इक्वल टू एम कॉमन ले सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा भी माइनस यू, भी माइनस यू, चेंज इन मोमेंटम। न्यूटन सेकेंड लॉ की हम बात करते हैं तो ये होता है, देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। किसी बॉडी पे जो वर्क करने वाला फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। तो अगर हम मान लें कि जिस बॉडी को हम मूव करा रहे हैं, अगर ये बॉडी है एम मास की, एम मास के ऑब्जेक्ट पे हम ए फोर्स लगा कर के इसकी वेलोसिटी यू से बदल के भी कर देते हैं, तो उस पोजीशन में जो चेंज इन मोमेंटम है वो डेल पी है। और अगर हम मान लें कि उसमें टेकन टाइम डेल टी है या स्मॉल टी, तो फोर्स एफ इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी, अब टी भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है, तो ये हो सकता है डेल पी अपॉन टी। इट मीन्स दैट आप कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो एफ इक्वल टू डेल पी का वैल्यू यहाँ पे एम भी माइनस यू और बाई डेल टी पहले से है, या टी आप जो ले लीजिए, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा एम, एफ इक्वल टू एम, एफ इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आपका 1 मिनट, तो यहाँ से आपको फोर्स निकलेगा एफ इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम टी। एफ इक्वल टू अभी निकला था आपका डेल पी का मान एम भी माइनस यू और बाई टी, तो एफ इक्वल टू एम और भी माइनस यू बाई टी को आप क्या कहते हैं, आपने पढ़ा है कि भी माइनस यू बाई टी इक्वल टू ए एक्सेलरेशन। यार पुट करेंगे आप तो एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका एम और भी माइनस यू के स्थान पे ए, तो एफ इक्वल टू एम है, एफ इक्वल टू एम है, अर्थात फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन इज आल्सो कॉल्ड फोर्स लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन इज आल्सो कॉल्ड फोर्स लॉ एंड गिवन एज एफ इक्वल टू एम ए। या जनरली आप ये भी कह सकते हैं कि एफ इक्वल टू एम ए, जो अप्लाइड फोर्स, अगर ये मान लीजिए कोई एक बॉडी है, ए मास के ऑब्जेक्ट है, आप इस पर अगर ए फोर्स लगाते हैं तो एक नॉर्मल सी बात है कि जब ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो आपको उसे पुश करने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी। इट मीन्स दैट कि एफ प्रोपोर्शनल टू एम। जब ज़्यादा फोर्स से हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे तो अधिक फोर्स से पुश करने के कारण उसके द्वारा जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। अ चेंज इन वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। इट मीन्स दैट कि ए प्रोपोर्शनल टू ए, दोनों सिम को मिलाएंगे तो ए प्रोपोर्शनल टू एम इन टू ए हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू आपका के एम ए होगा। के इक्वल टू 1 होता है, एक तरह का एयर रेसिस्टिविटी कोएफिशिएंट होता है, एयर के द्वारा जो विरोध, बल का विरोध किया जाता है वो कोएफिशिएंट है, और सामान्यतः एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, एक्सपेरिमेंट द्वारा फाइंड की गई है। तो एफ इक्वल टू आपका हो जाएगा एम ए। इट मीन्स दैट फिर से वही फार्मूला आपको मिल रहा है, एफ इक्वल टू एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन। ये कहलाता है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए अगर हम बात करें यहाँ से इसके यूनिट की, तो आप देख सकते हैं यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल टू आपका हो जाएगा यूनिट ऑफ मास इनटू यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट जो होती है एसआई यूनिट केजी इनटू एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो फोर्स की जो यूनिट हो गई, यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल टू आ गया आपका केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
क्योंकि न्यूटन साहब के जीवन की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी, जिन्होंने फोर्स को डिफाइन करने के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दिया और ये बताया किसी ऑब्जेक्ट पे जो अप्लाइड फोर्स है फॉर द मोशन पोजिशन इज इक्वल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी. इट मीन्स kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज यूनिट ऑफ फोर्स. सो उन्होंने इस फोर्स के जो SI यूनिट kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है उसको अपने ही नाम पे रख दिया न्यूटन. इट मीन्स आप कह सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपसे पूछता है कि डिफाइन द 1 न्यूटन. 1 न्यूटन को डिफाइन करने को कहता है. तो देखिए 1 न्यूटन क्या होता है. इफ वी अप्लाई ए फोर्स इन द बॉडी, द फोर्स प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन of 1 kg of object, the applied force is equal to 1 न्यूटन. आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है और वो फोर्स 1 kg के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देता है, द वैल्यू ऑफ फोर्स इज कॉल्ड 1 न्यूटन. इन 1 मास ऑफ 1 kg ऑब्जेक्ट, द फोर्स produce the 1 meter per second square acceleration, the magnitude of force is equal to 1 Newton. 1 Newton equal to 1 kg into meter per second square. अगर इस चीज़ को आप ले चलिए CGS सिस्टम में तो 1 न्यूटन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो CGS सिस्टम में जो मास की यूनिट होती है वो ग्राम होती है और लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होती है. तो 1 kg इक्वल टू आप जानते हैं 1000 ग्राम. 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. देन वी पुट 1 न्यूटन इक्वल टू 1000 इंटू 100. अब ये हो जाएगा आपका kg के स्थान पे ग्राम इंटू सेमी पर सेकेंड स्क्वायर. CGS सिस्टम में भी जो टाइम की यूनिट होती है वो सेकंड ही होती है. तो ये हो जाएगा आपका 30 and 20 10 पावर 5 ग्राम इंटू सेमी पर सेकेंड स्क्वायर. ग्राम इंटू सेमी पर सेकेंड स्क्वायर इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स एंड इट्स आल्सो कॉल्ड डाइन. तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 power 5 dyne. Dyne is the CGS unit of force. Unit of force dyne. 1 Newton equal to 10 power 5 dyne. This is Newton second law of motion and this is the unit of force. And the direction of force working inside the produced acceleration by the body. Next, आप पढ़ेंगे आप न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है इस पे हम बात करेंगे. तो देखिए ये क्या हुआ स्लाइड में. Newton's second law of motion. Marker.
न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हम बात करेंगे। तो देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इसकी जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे हमने बात की अभी आपको कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में थी, रेस्ट में आपने देखा कि वो अपने मोशन का अपोज की, वहाँ पे हमने लगा दिया रेस्ट। दोनों पोजीशन में रेस्ट या मोशन कुछ भी हो सकता है, आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकता है रेस्ट, एंड रेस्ट और मोशन बोथ आर पॉसिबल, रेस्ट और मोशन। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि एक बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाए या मोशन से रेस्ट में लाए, दोनों कंडीशन में उसने अपने पोजीशन में चेंजेस का अपोज किया, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। एंड जब वो बॉडी मूव कर गई रेस्ट से मोशन में, तो मूव करते हुए ऑब्जेक्ट पे सेकेंड लॉ वर्क किया, जिसमें F=ma आया। अब तीसरा ये कि जब ऑब्जेक्ट को अगर मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को हम रोकते हैं या रुकी हुई ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं, तो व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स ऑन द बॉडी आल्सो एक्सर्ट द सेम एंड अपोजिट फोर्स ऑन अस। जब किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी भी उतना ही फोर्स हम पर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करती है, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हियर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट to verify action there is equal opposite reaction and they act on two different bodies। आप ये कह सकते हैं कि every action has equal and opposite reaction, that is called न्यूटन्स थर्ड लॉ। जैसे अगर हम किसी इस वॉल पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो वॉल पे जब हम फोर्स लगाए तो वॉल भी हम पे उतना ही फोर्स अप्लाई कर रही है, इसे हम कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट, अगर मान लें कि एक ऑब्जेक्ट है ये जिस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, अगर इस फोर्स पे आप F1 फोर्स लगा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे, तो ये ऑब्जेक्ट भी आप पे सेम और अपोजिट फोर्स लगा रही है। लेट करिए ये F2 लगा रही है, तो फॉर न्यूटन थर्ड लॉ F1 = -F2 according to Newton, the force applied on a body, when we apply a force on the body also applied same and opposite force on us, equal and opposite force। आप कह सकते हैं take two spring balance A and B connected together, fix the spring। आप दो स्प्रिंग लीजिए A और B, जिसको यहाँ बीच में कनेक्ट कर दीजिए, एक दूसरे से स्प्रिंग को कनेक्ट करके और इसको किसी थ्रेड से आप बांध दीजिए। फिर जब एक स्प्रिंग को पकड़ के आप खींचेंगे तो कह रहा है कि AB = अपोजिट इन डायरेक्शन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग बैलेंस B ऑन A, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग बैलेंस A ऑन B। मैंने जितना A द्वारा B पे खिंचाव महसूस होगा, आपको B द्वारा A पर भी उतना ही टेंशन महसूस होगा। तो आप कह सकते हैं कि जब आप A B को खींच रहा है और B A को खींच रहा है, यानी कि जब A द्वारा B पे फोर्स लगाया जा रहा है, उतना ही फोर्स B द्वारा A पे लगाया जा रहा है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो आप कह सकते हैं कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग बैलेंस B ऑन A इज रिएक्शन फोर्स। एक को आप किसी एक को एक्शन फोर्स कर सकते हैं और दूसरे को रिएक्शन फोर्स करते हैं, यानी A द्वारा लगाया गया। अब इसमें आप डिफाइन नहीं कर सकते कि विच आर एक्शन एंड विच आर रिएक्शन, इनमें से कोई भी वन ऑफ देम बी एक्शन फोर्स एंड वन ऑफ देम बी रिएक्शन फोर्स। तो आप कह सकते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा। एग्जाम्पल की बात करें हम, तो देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एग्जाम्पल की बात करें तो जब हम ये आप देख रहे हैं बंदूक, आप बंदूक से जब गोली छोड़ते हैं तो आपको देखने को मिलता होगा कि जैसे ही आप फायर करते हैं, जब आप फायर करते हैं तो ये गोली बंदूक से निकल के आगे की ओर जाती है और झटके से पीछे की ओर छोड़ देती है। इसको पीछे की ओर क्या करती है, बंदूक को पुश करती है। रिकॉल फोर्स ऑन द गन, ये जो करे एक्सलेटिंग फोर्स इन बुलेट, बुलेट पे एक्सलेटिंग फोर्स लगता है और बुलेट तेज़ी से आगे की ओर मूव करती है। अगर हम मान लें कि बुलेट का मास m है और वेलोसिटी v है, तो ये बॉडी जो मूव करेगी इसके लिए आपका जो फोर्स होगा, अगर आपने अभी लिखा था F1 = -F2, तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स अगर एक स्मॉल मोमेंट
टाइम इंटरवल स्मॉल टी में ये कंडीशन हो रही है। बंदूक की अगर हम मास m मान लें और ये बंदूक मान लीजिए कैपिटल v वेलोसिटी से पीछे मूव कर रही है, तो यहाँ फोर्स जो अप्लाई होगा इस बॉडी पे गोली द्वारा, जो गोली आगे निकल रही है वो बंदूक को पीछे क्यों ढकेलेगी, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे जो अप्लाइड फोर्स होगा, इनिशियली बोथ बॉडी इन द रेस्ट पोजीशन, सो वी कैन से दैट कैपिटल M v माइनस 0 बाई टी इक्वल टू माइनस स्मॉल m v माइनस 0 बाई टी। जीरो इसलिए लिया गया है क्योंकि इनिशियली दोनों की वेलोसिटी जीरो होगी, कि जब तक हम गन के ट्रिगर को नहीं दबाए हैं, गन भी रेस्ट में है और गोली भी रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम जीरो हो जाएगा, टाइम दोनों पक्ष में है, कट जाएगा। तो यह आ जाएगा आपका कैपिटल M v इक्वल टू माइनस स्मॉल m v। अब यहाँ से हमें निकालना होता है कि भाई अगर गोली 120 की रफ्तार से आगे जाती है तो बताइए कि गन किस रफ्तार से पीछे जाएगी। तो गन की वेलोसिटी कैपिटल V है, तो कैपिटल V इक्वल टू माइनस स्मॉल v और बाई कैपिटल M। कैपिटल M इज द मास ऑफ गन एंड स्मॉल n इज द मास ऑफ मार्बल या सॉरी इसमें मार्बल नहीं, बुलेट कह सकते हैं आप, मार्बल का इस्तेमाल नहीं किया था, बुलेट। तो M बुलेट का मास है और स्मॉल भी बुलेट की वेलोसिटी है, और जो कैपिटल M है वो गन का मास है और कैपिटल भी गन की वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो पीछे की ओर जाएगी, इससे आप निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।